हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलेगी। दोस्तों अब वो समय आ गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के जो डेट की अगर हम बात करें, आज 24 तारीख है, 24 जुलाई। साथ ही याद रखिए आज से नेट एक महीने बाद आपका 24 अगस्त को पेपर होगा। तो दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि ये वही समय है कि अब आप चीज़ों को समेटना जो है वो शुरू कर दें। तथा साथ ही ध्यान रखिए कि हाँ, एक ही अपने जो भी जितना भी आपको समय मिलता है आप नई चीज़ों को थोड़ा पढ़ना कम कर दें और जो भी आपने पढ़ाई किया है अभी तक उसी को रिवीजन करें। तथा साथ ही ध्यान रहे कि अब आपको प्रैक्टिस सेट से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट देना ही पड़ेगा। कितना भी आपका मन करे नहीं दोस्तों कि हम पढ़ लेते हैं, हम कर लेते हैं, हम कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं दिया तो उम्मीद करिए कुछ अनुभव के आधार पर ही हम आपसे ये बात बोल रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस आप अपना आप ज़रूर दीजिए। हमें नहीं करा आप यहीं से दीजिए, आप अपने खुद से भी दीजिए या कहीं से भी, जो भी आपका हो जैसे भी हो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर दीजिए। कम से कम एक तो बिल्कुल दीजिए, अगर एक से ज़्यादा अगर आप देने की क्षमता है तो आप 2 दीजिए। हम आपको यही सलाह देंगे। तथा साथ ही ये देखिए आज का जो हम लोग जो एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 10 कराएंगे। और आपको एडिटोरिया के बारे में पता ही होगा, जब भी बीपीएससी को एग्ज़ाम लेता है तो बिहार के जो सुप्रसिद्ध पब्लिकेशन है दोस्तों वो एडिटोरिया का है। उसमें से लगभग क्वेश्चन दोस्तों फंस जाते हैं, तो आप एडिटोरिया को दोस्तों नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही ध्यान दीजिएगा आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और समय से रहते हुए 1 महीने के समय में आपको इसी को 3 महीने बना के पढ़ना होगा। साथ ही ये भी ध्यान देना होगा कि आपको ना तो अपने नीड्स में कटौती करनी पड़ेगी, ना तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट महीने का ये जो समय है दोस्तों ये बहुत ही सेंसिटिव समय होता है। आप याद करिए जब आपने फॉर्म डाला था आपको लगा होगा कि बहुत समय है, समय देखिए कितना जल्दी बीतते बीतते आज लास्ट का 1 महीना आ गया। तो ऐसे ही आपको पता नहीं चलेगा वो लास्ट का 1 हफ्ता भी आ जाएगा और लास्ट का वो 3 दिन भी आ जाएगा जब वो आपका एग्ज़ाम रहने को हो जाएगा। तो बस आपसे यही कहेंगे दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए। हताश निराश बिल्कुल होने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और सबसे अच्छा मौका है ये बिहार शिक्षक भर्ती का दोस्तों। सबसे अच्छी बात ये महिलाओं के लिए तो और ही एक गोल्डन चांस है कि उनको इतना बड़ा आरक्षण मिल रहा है। उसके बाद अगर वो 40% 36% उनको नंबर चाहिए, अगर वो 120 में से उतना भी नंबर ला लेते तो वो क्वालिफाई हो जाएंगी। और कल किसी ने दोस्तों देखा नहीं है, तो आप उम्मीद रखिए एकदम, अगर आप पॉजिटिव होकर चलेंगे तो आपको एक सीट बिहार की ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों ये जो एक सीट है वो आपकी ही नहीं बल्कि आपके माता पिता और आपके आने वाली 1-2 पीढ़ियों का जो जीवन है वो बदल के रख देगी। तो इसी हिसाब से आप सोचिए, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप अपना मन लगाइए, क्योंकि ये जो लास्ट महीना है वो बार बार आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ हम लोग आज का ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो आइए साथ मिलकर बहुत समय का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इस 2 घंटे के प्रैक्टिस सेट को 40 मिनट में करने का दोस्तों प्रयास करते हैं। आपको लगता होगा कि प्रैक्टिस सेट क्या देख रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन सोचिए ये 2 घंटे का पेपर 40 मिनट में विथ डिटेल दोस्तों जो होता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभदायक हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो प्रैक्टिस नंबर 10 है इसमें जो दोस्तों समय का बहुत ही ध्यान रखना है। समय बहुत कम है, इस वजह से अगर हम कोई भी क्वेश्चन का अगर डिटेल में जाएंगे तो वो दोस्तों वही पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जिसकी प्रबल संभावना है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज के जो पहला क्वेश्चन है ये है कि किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। दोस्तों ये बालाजी बाजीराव थे जिनके समय सर्वाधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, अंग्रेजों द्वारा ये जो सिंध विजय है ये संपन्न हुआ था, मतलब ये कौन से अंग्रेज के समय जो है या किनके द्वारा ये जो है संपन्न किया गया था। दोस्तों आपने लॉर्ड एलन बेरो का नाम सुना होगा, एलन बेरो, इन्हीं के समय ये जो है दोस्तों संपन्न हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा एलन बेरो के बारे में आप जानते हो कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है कि दास प्रथा का उन्मूलन या फिर दास प्रथा का अंत किसने किया था। दोस्तों वो लॉर्ड एलन बेरो ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है दयानंद सरस्वती जी को। तो साथ ही ध्यान रखिएगा ये वही दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, और आपको इनकी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पता होगा जिसे सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं, जिनका नाम जो है सत्यार्थ प्रकाश है, ये इनकी प्रसिद्ध जो है रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 का है कि अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब जो है वो कब बना। तो दोस्तों ये 1740 का समय था जब ये बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ये MG रानाड जी हैं, MG रानाडे, इन्हें जो है पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया था। ये दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड
याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। और ये जो समय था वो था 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा था उसी समय जो है दोस्तों ये काम किया गया था, तथा ये 1911 में दरबार लगा और 1912 में इसको लागू किया गया। साथ ही आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया था। दोस्तों ये 1911 का ही समय था जब राष्ट्रगान को सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका, दोस्तों ये शशिर कुमार घोष की ही है। मिरातुल अखबार, ये भी दोस्तों राजा राम मोहन राय की है, राजा की उपाधि जिसे अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला है कि इंडियन मिरर, दोस्तों ये मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर, इंडियन मिरर इन्हीं की जो है ये संस्थापक या प्रकाशक पत्रिका है। अब बात करते हैं द लीडर की, और इसमें एक नाम आप दिख रहा होगा गोपाल कृष्ण गोखले की। तो दोस्तों ये जो द लीडर है दोस्तों ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा यही जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी ये आपका हो जाएगा गलत। तो अब क्वेश्चन बनता है कि जो द लीडर है ये पत्रिका किसकी है। दोस्तों ये मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है, याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम करके हम लोग जानते हैं। तो मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है द लीडर। चलिए साथ ही आप ध्यान रखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन बनता है गांधी के और जिन्ना के दोनों के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो ये रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप जानते होंगे जिसने व्यक्तिगत की नीति के तहत दोस्तों कई जो है राज्यों को अपने कब्जे में लिया था। तथा साथ ही याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में डेट भी पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों वो 16 अप्रैल 1853 की डेट है, 16 अप्रैल 1853। कभी डेट पूछ लिया जाता है या फिर पूछता है कि किसके समय, तो ये इन्हीं के समय और इसी डेट पे दोस्तों ये ट्रेन जो है चलाई गई थी, रेलवे लाइन जो है बिछाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर ये अगला है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों ये 1918 में जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था तथा गांधी जी जो है इसके नेतृत्व किए थे। चलिए अगर हम आगे बात करें आपसे तो क्वेश्चन नंबर 10 की, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। कह रहा है मानव के लिए, दोस्तों मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा वो किसने दिया था। दोस्तों नारायण गुरु जी ने जो है एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था। ऑप्शन में देखिए ज्योतिबा फूले हैं, सत्यशोधक समाज के बारे में आपने सुना होगा, गुलामगिरी पुस्तक के बारे में आपने सुना होगा, ये दोनों इन्हीं से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कह रहा चंपारण वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा प्रयोग किया गया था, वह किसान आंदोलन की बात कर रहा है जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों वो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह जिसमें पहली बार जो है सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। तथा साथ ही आप याद रखिएगा कहता है कि चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों जो 3 कठिया पद्धति थी उसके विरोध में चलाया गया था। अब बात करते हैं 3 कठिया पद्धति क्या है दोस्तों, तो ये 3/20 इसको 3 कठिया पद्धति कहा जाता है, ये भी एग्जाम पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। दोस्तों ये वो समय था जब महात्मा गांधी जी लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहाँ के जो विंस्टन चर्चिल थे इन्होंने जो है उनको अर्धनग्न फकीर कहा था। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर बनता है दोस्तों इस पैटर्न से, तो आप ध्यान रखिएगा। कह रहा द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। दोस्तों ये जो शासनकाल था उस समय कालाशोक का था। तथा आप याद रखिएगा चारों, इसमें जो एक ट्रिक है दोस्तों ये आप याद रखिएगा, मैंने ऐसे याद किया कि रवि और पीके करके, रवि पीके दोस्तों ये स्थान है जब पूछा जाता है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। और उसके साथ ही उस पूछता है किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों उसको आप याद रखिएगा एके आप एके से जो है आप याद रखिएगा। ये जो काला अशोक है दोस्तों ये सेकंड में है, तथा थर्ड पूछता वो अशोक के समय हुआ था, फोर्थ पूछता वो कनिष्क के समय हुआ था, तथा ए नंबर आप बताइए शायद अजात शत्रु, ये जो पहला है वो अजात शत्रु के समय हुआ था। रवि पीके और एके। तथा साथ ही जब आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है कि अध्यक्षता के बारे में कि मतलब किसने क्या किया था, वो MSMB से आप याद रखिएगा, MSMB में जैसे सुब्बा कामी हो गया दोस्तों, इस तरीके से ये वाला ट्रिक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है ये दोनों पूछा जाता है, रवि पीके और एके, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो काला शोक होगा, द्वितीय वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से सुमेलित कौन नहीं है।
ये कह रहा है कि ठगी प्रथा का दमन इल्बर्ट बी रिंगफिंच दास प्रथा। आपको पता होगा अभी मैंने कुछ ऊपर बात किया, दास प्रथा का जो अंत था दोस्तों वो एलन बेरो के समय हुआ था। एक ऑप्शन तो आपको मिल गया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन गलत है, तो जो ये इल्बर्ट बिल था वो लॉर्ड लिटन, दोस्तों ये गलत है। बाकी ये तीनों, ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिंक के समय हुआ था, अब राजा राम मोहन राय भी इन्हीं से संबंधित है, तथा एक है रिंग फेज की नीति, वो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, दोस्तों ये भी सही है। अब चलिए आइए लॉर्ड लिटन के बारे में अगर आपको याद होगा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछता, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो दोस्तों उसका संबंध लॉर्ड लिटन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। दोस्तों ये जो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था वो असहयोग आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही आंसर होगा। ये वही आंदोलन जो 1942 में गांधी जी द्वारा चला गया था, तथा साथ ही ये कहा गया था करो या मरो का नारा दिया गया था। तो इसी के बाद दोस्तों जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है ऑपरेशन 0 आवर चला के जो उस समय के सबसे सुप्रसिद्ध नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को जो है दोस्तों गिरफ्तार करवा लिया था। चलिए इसमें अब आप देखिएगा लाल कुर्ती दल, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सब की डेट दोस्तों आप याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तथा सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो दांडी मार्च शुरू हुआ था उसी समय हुआ था, जो आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। अगला है लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल आपने खुदाई खिदमतगार सुना होगा, खुदाई खिदमतगार का नाम लाल कुर्ती दल इसका नाम इसलिए पड़ा कि उसमें लोग जो है लाल कुर्ते पहन के चलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कह रहा है कि किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। दोस्तों ऐसा इसने कहा, ये CF एंड्रयूज थे, CF एंड्रयूज, इन्होंने जो है कहा कि ये जानबूझ के जलियांवाला बाग हत्याकांड को कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ये कह रहा है कि भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है। दोस्तों भारत दुर्दशा की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। साथ ही आप ऑप्शन देखिए मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, इनके एक एक पत्रिकाएं जो है दोस्तों हम बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में लगातार लगभग पूछी जाती हैं। जैसे आपने ये देखा होगा रश्मि रथी और उर्वशी, रश्मि रथी उर्वशी दोनों, ये दोनों रामधारी सिंह दिनकर द्वारा है। तथा मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपने सुना, साकेत के बारे में आपने सुना होगा, साकेत या भारत भारती, ये दोनों मैथिली शरण गुप्त के हैं, साकेत और भारत भारती। अब बात करें प्रेमचंद की, तो आपको पता होगा प्रेमचंद की 2-3 रचनाएं, क्या कई रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, तो वो आप याद करके आप खुद अपने से सोचिएगा, क्योंकि प्रेमचंद के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ये कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्तों मीमांसा, कर्म का सिद्धांत जो है दोस्तों ये मीमांसा है, तथा मीमांसा के बारे में आपने सुना जैमिनी ने इसकी रचना की थी। चलिए 20 देखिए, कह रहा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। दोस्तों महापरिनिर्वाण यानी जब वो चले जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से आप कह लीजिए उनका देहांत, उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो वो कुशीनारा या कुशीनगर करके कहा जाता है दोस्तों, ये यहाँ पे हुआ था। तथा जब इनकी जन्म, अक्सर क्वेश्चन जन्म और मृत्यु का बनता है, तो जो दोस्तों जन्म है वो कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा 563 ईस्वी पूर्व आप जरूर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुशीनारा में जो महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों वो 483 में हुआ था, डेट आप याद रखिएगा। इस समय इनकी मृत्यु हुई थी, 563 में ये जन्मे थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। दोस्तों ये देवराय द्वितीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये काम किया। अगला है कि किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी। ये जो सरकार इकाई वाला काम था वो शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। चलिए 23 देखते हैं दोस्तों। यह है कि जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। जहांगीर ने दोस्तों विलियम हॉकिंस को, अब बात करें विलियम हॉकिंस को, तो दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो है राजदूत था। इसको जो है जहांगीर ने जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी। अगला है कि शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की। ये 1659 का समय था, 1660 नहीं 1659, 1659 आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द जो अघन्या, तो ये आपको कई क्वेश्चन कई बार मिला होगा, जो गाय के बारे में कहा जाता है अघन्या। तथा याद रखिएगा उस समय जो गाय की हत्या करने वाले उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाल की व्यवस्था भी बताई गई है ऋग्वेद में, कि जो ऐसा करता था उसे देश निकाला या मृत्युदंड दिया जाता था। अब याद करिए निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये जो कुरु अहिच्छत्र है, कुरु और अहिच्छत्र, ये सुमेलित नहीं। बाकी ये तीनों जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सही है, तीनों इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। दोस्तों ये 1793, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय जो है अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है वो लागू की थी। तथा साथ ही पूछता है कि लागू किसके समय हुई, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्न, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस,
इनके समय 1793 में दोस्तों शुरू हुई थी। अगला है नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? तो दोस्तों आपने चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुना होगा, इन्हीं के समय दोस्तों नवरत्न जो है राजा के दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। अगर आगे सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। मुद्रा राक्षक, मृच्छकटिकम, अर्थशास्त्र, नेचुरल हिस्ट्री। पुस्तक के बारे में कहा कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। मुद्रा राक्षस अगर आप विशाख दत्त इसका याद नहीं होगा दोस्तों तो इसका मतलब आप अभी बहुत पीछे हैं, तो आप इसकी जरूर याद रखें। मुद्रा राक्षक विशाख दत्त द्वारा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया तथा मृच्छकटिकम शूद्रक, ये दोनों इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है यही 2 ऑप्शन है, मुद्रा राक्षस और मृच्छकटिकम। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र और नेचुरल हिस्ट्री की। तो दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र है ये विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई थी, या ये है विष्णुगुप्त, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। अगला है नेचुरल हिस्ट्री, दोस्तों ये प्लिनी की पुस्तक है। तो इन चारों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 30 देखिएगा। 30 है कि प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, जिसकी अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में अभी बात किए हैं, द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से? देखिए जब भी आप जल्दबाजी में होंगे एग्जाम में तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप जरूर गलत करके आएंगे। आप नाम से जाएंगे अर्थशास्त्र जो है रुपए, पैसे, धन आदि के बारे में है, लेकिन बिल्कुल गलत है। उस समय जो चाणक्य था दोस्तों उसने अर्थशास्त्र लिखा था, वो शासन और सिद्धांत और राजनीति के खिलाफ उपलक्ष्य में लिखा था। मतलब अर्थशास्त्र पुस्तक का जो संबंध है वो शासन के सिद्धांत और राजनीति से है, अर्थव्यवस्था से बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको जो आप समझिए कि इसमें आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों वो 1025 का समय था जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। चलिए 32 है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो कौन थे? दोस्तों स्कंदगुप्त, यही थे जिसने जो है हूणों को पराजित किया था। साथ ही समुद्रगुप्त को आप याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये वीणा बजाने के लिए दोस्तों बहुत प्रसिद्ध था। चलिए आइए नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण दोस्तों मछली पुराण यानी मत्स्य पुराण आप कहें, ये सबसे प्राचीन पुराण है, याद रखिएगा। और अब बात करें कभी छोटा मोटा अगर क्वेश्चन बना तो ये पूछ लेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा वो 18 पुराण है, जिसमें सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मछली पुराण यानी मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? रुद्रदामन। दोस्तों ये रुद्रदामन था जिसने जो है पहला ये, तथा याद ही रखिएगा ये एक शक शासक था, शक वंश का एक शासक था। अगला है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों ये आपने नॉर्मन मायर्स का नाम सुना होगा, नॉर्मन मायर्स, इन्होंने हॉटस्पॉट का जो है अवधारणा दी थी। तथा याद ही रखिएगा हॉटस्पॉट वहाँ उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे जो दोस्तों प्रजाति पौधे आदि की जो संभावना है बहुत अधिक होती है कि वो अच्छे से जो है वहाँ पे रहेंगे या बढ़ेंगे। साथ ही आप ऑप्शन में देखिएगा एक ऑप्शन डार्विन का है। डार्विन की एक पुस्तक पूछी जाती है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो आप उसको भी याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वो डार्विन की है। क्वेश्चन नंबर 36 आइए। कह रहा परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? ये दोस्तों बिहार में तो है, आपने कुछ सुना होगा, डॉल्फिन के एक डॉल्फिन केंद्र भी है जो कि पटना में है, लेकिन ये कह रहा है कि किस जिले में है, और ये परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है। तो आप इसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पटना मतलब है, ये अररिया है दोस्तों, अररिया। साथ ही याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर को जो है वो डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है 2009 से। अगला है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों कैमूर, वो जिला कैमूर है जहाँ अनुपम झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि दर्ज हुई है। ये 75 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ऑप्शन आप देखिएगा 75 वर्ग किलोमीटर, 338 वर्ग किलोमीटर, यही इसका सही आंसर होगा। वृक्षावरण जो है ये 75 वर्ग किलोमीटर तथा वृद्धि 338 वर्ग किलोमीटर की हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 39। कह रहा है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? ये 2005 का समय था जब ये संशोधन निवारण हुआ। एक्ट है दोस्तों 2002 का, लेकिन लागू 2005 में हुआ। साथ ही RTE भी आप याद रखिएगा, RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTE और एक RTI होता है। जब RTE की बात करें यानी राइट टू एजुकेशन वो 2009 में, तथा जब RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन वो 2005 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का जो है वो एक उद्देश्य है? तो दोस्तों ये निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग ही करना ही एक भाषा के एक निजी उद्देश्य है। देखिए इसमें 3 ऑप्शन देखेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हैं। चलिए 41 नंबर देखिए। कह रहा एक भाषा शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होती है? दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर अगर वो उपलब्ध करा रहा है तो जाहिर सी बात है वो बच्चे जो हैं और भी अधिक भाषा जो है सीखेंगे, उसमें जो है प्रबलता
उच्चायोग को जो भी होता है उनकी शुद्धता सारी वो अपने आप सीख जाएंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि उनको उसका अवसर प्रदान करें। अगला है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, मतलब ये पूछ रहा क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, इसका आंसर भी यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 43 देखते हैं। 43 कह रहा है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे जो है वो क्या करते हैं, इसके माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर से दोस्तों जुड़ते हैं, सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। बाकी ये केवल वाला ठप्पा आपको दिख रहा होगा मोहर, जहाँ भी केवल लगा हो तो वो ऑप्शन वैसे भी दोस्तों गलत होता है। अगला है कि हाथियों के विषय में एक क्वेश्चन दिया गया, सीटेट का क्वेश्चन है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया कौन सा कथन सही है, मतलब आपसे सही कथन पूछ रहा है। कह रहा हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल यानी 200 किलो होता है, 200 किलो, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। अगला है कि वयस्क हाथी दिन में 2 कुंटल से अधिक 202 कुंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, ये यानी ऑप्शन ये जो आपका बी है ये बिल्कुल सही है। 200 किलो कहिए चाहे आप 2 कुंटल कीजिए, ये दोनों सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। देखिए आज का ये जो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में किसी विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री, देखिए आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एक होता है विश्व बैंक का अध्यक्ष और एक होता है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री। तो जब आपसे मुख्य अर्थशास्त्री पूछे तो आप इंदरमित गिल लगाइए, इंदरमित गिल। लेकिन जब आपसे पूछ ले दोस्तों अभी हाल ही में अपॉइंट हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में, तो आप तब अजय बंगा को लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष अजय बंगा है, लेकिन आपसे जब मुख्य अर्थशास्त्री पूछे इंदरमित गिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का दोस्तों क्या नाम रखा है, कि मानव यात्री ड्रोन। अब इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा ये ऐसा ड्रोन है जो मानव को भी मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। तो इसका नाम दोस्तों वरुण है, आप ध्यान दीजिएगा, ये वरुण है। ये महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला मानव यात्री ड्रोन जो दोस्तों वरुण जो है वो बनाया गया था, तथा याद ही रखिएगा इसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया था। ये जो है मानव यात्री को ले जाने की भी क्षमता रखता है, तथा साथ ही ध्यान रखिएगा इसकी जो क्षमता है वो 130 किलोग्राम वजन तक उठाने और 25 किलोमीटर तक जाने की इसकी क्षमता है। वरुण ध्यान रखिएगा, वरुण धवन आप जानते होंगे, तो आप वरुण याद रखिए, ये जो है ये काम के लिए बनाया गया। अगला है 47 नंबर, कह हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया। दोस्तों उपभोक्ता मामलों का जो विभाग होता है इसी ने जो जागृति शुभंकर को लॉन्च किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कोर्ट का क्वेश्चन है तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। कह रहा नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। दोस्तों कह रहा नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, बिल्कुल सही। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, ये भी सही है। वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, दोस्तों ये जो है ये भी सही है। मतलब कहा जाए आपसे ये तीनों कथन सही है, मतलब इनमें से गलत तो कोई नहीं है और सही बाकी तीनों है। चलिए तो अब बात आती है इसका ऑप्शन कौन सा लगाएंगे। दोस्तों यही नहीं समझ, जब इसमें से तीनों सही है कोई गलत नहीं है तो ये इनमें से कोई नहीं कहने का क्या अर्थ है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो अब ऑप्शन डी आंसर इसका है कि इनमें से कोई नहीं, जबकि सही तीनों है। तब इसका यही मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग भी कभी कमेंट बॉक्स में मुझे समझाइएगा कि ये ऐसा क्यों कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का जो है निर्माण किया है। दोस्तों वो फाल्गु नदी है, नीतीश कुमार जी ने फाल्गु नदी में जो है सबसे बड़ा रबर डैम, और तथा यही याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत करंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का ये सबसे ऊंचा रबर डैम है, इस वजह से ये जो है अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगला है कि जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों ये जो है आप समझिए उच्च लागत भी होती है, मिट्टी की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, सभी इसमें से होता है। 51 आइए, 51 कह रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है। तो दोस्तों डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बदला जाता है। अब बात आती है ट्रांसक्रिप्शन की, ध्यान रखिएगा। अगला है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। ये प्रजातिकरण, जिसको दोस्तों स्पेसिएशन कहा जाता है, प्रजातिकरण स्पेसिएशन। चलिए 53 नंबर देखिएगा, 53 के कौन सा पोषक तत्व तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों, सब्जियों, साबुत अनाज में वो पाया जाता है। दोस्तों ये होता है फाइबर, ये फाइबर के बारे में बात कर रहा है। अगला है कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। विटामिन सी, विटामिन B1, आयरन या फिर विटामिन डी। दोस्तों ये आयरन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तथा रक्त का pH मान आप याद रखिएगा 7.4 पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है। आपको जोड़ बताना जो तीनों तलों में गति में सहायक, वो बाल और सॉकेट,
यही वो जो दोस्तों जोड़ है। अगला है कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मच्छी, मतलब दोस्तों इस मछली को जो है पानी में डाल दिया जाता है जिससे वो मच्छर के सारे लार्वा को खा जाती है। कह रहा गंबूसिया तारा मछली, हिल्सा मिस्टर, दोस्तों ये गंबूसिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 है कि केंद्रीय रिक्तिका यानी सेंट्रल वोक्यूल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है। देखिएगा, केंद्रीय रिक्तिका का आपसे कार्य पूछ रहा है, तो जो इसका कार्य है दोस्तों वो पानी और अन्य पदार्थों को संचित करता है, यही इसका मुख्य कार्य है। अगला कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन। बात करें जेनेटिक्स का जो हिंदी नाम है वो ही आनुवंशिकता ही होता है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन साथ ही आप मेंडल और इन सब का नियम जो है याद रखिएगा। मेंडल ने मटर के पौधों पर जो है प्रयोग किया था। चलिए अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है। दोस्तों ये जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है, तथा साथ ही ध्यान रखिए पूछता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता क्या है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए 3.08 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मीटर, 3.08 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है। तथा साथ ही आप याद रखिएगा पूछता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो आपने पारसेक सुना होगा। अब आपसे बात करता है कि पारसेक बराबर होता क्या है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक पारसेक बराबर लगभग 3.26 होता है, लेकिन आप 3.25 कहेंगे तो आपको याद रहेगा। पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, यानी सबसे बड़ा पारसेक है। आप पूछे एक पारसेक बराबर 3.26 यानी 3.25 लगभग प्रकाश वर्ष होता है। बात करें एक प्रकाश वर्ष तो ये 3.08 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मीटर इसका जो है वैल्यू होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। कर यदि दो वस्तुओं एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी। बात निर्वात, जब भी निर्वात की बात करें तो जो सभी वस्तुएं दोस्तों एक समान वेग से नीचे गिरेगी, अर्थात इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, सभी एक साथ आएंगी। चलिए रेफ्रिजरेटर के बारे में है कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेटर होता है वो रेफ्रिजरेटर के जो अंदर की गर्मी होती है उसको निकाल कर उसे बाहर स्थानांतरित करके जो है काम करता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तथा आपकी बात करें इसकी जो है कि गति कितनी होती है तो वो वही होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आप जरूर याद रखिए। चलिए 63 नंबर देखिए। 63 है कि अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या होती है। तो दोस्तों इसकी जो रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बराबर होती है। 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। दोस्तों ये जो उपकरण होता है वो मोटर होता है। आपने देखा होगा मोटर क्या करता है दोस्तों, विद्युत से चलता है और विद्युत को जो है यांत्रिक में बदल के पानी निकाल देता है, तो आप ऐसे याद रखिए। तथा साथ ही देखिए इसमें है एक जनरेटर दोस्तों क्या करता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। मतलब हम लोग जनरेटर तब चलाते हैं जब हमको बिजली चाहिए होता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। तो ये है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, ध्यान रखिए। अगला है सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। जो सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों वो ऑक्सीजन होता है, ये शरीर में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तथा अगर 3 की बात करें तो पहले नंबर पे आप ऑक्सीजन याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे कार्बन, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन। यही 3 तत्व हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर है कि कॉस्मिक किरणें के बारे में। कॉस्मिक किरणें ये क्या होती हैं। ये जो कॉस्मिक किरणें हैं दोस्तों ये आवेशित आवेशित और अनावेशित, न कि धनावेशित ऋणावेशित, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, आवेशित अनावेशित दोनों। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की जो त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। अब ध्यान दीजिए आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है, कह रहा है ऊपर से नीचे वर्ग में बात कर रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये मान जो है हमेशा बढ़ता है, ध्यान रखिए। साथ ही याद रखिएगा आवर्त सारणी के अगर ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करें तो ये है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में दोस्तों ऊपर से नीचे आने पर इसकी त्रिज्या के मान में तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन अगला है कि यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से अगर हम लोग राइट, अगर इसमें लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो तत्वों के परमाणु का जो है आकार वो घटता है, तत्वों के परमाणु का आकार घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में क्या होता है बढ़ता है। नेक्स्ट देखिएगा 69 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग जो है वो मंदक के लिए किया जाता है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में ये जो साधारण बल ग्रेफाइट भारी जल सभी का प्रयोग जो है वो मंदक के लिए किया जाता है। चलिए 70 नंबर है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। ये फ्रेंसियम एक तत्व दोस्तों ये है जो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। अगला
करा निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। दोस्तों ये जो उदासीन विलयन यानी आप पानी कह सकते हैं ना, उसमें क्षार आम्ल कुछ नहीं होता, वही होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। अगला, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो हम लोग दोस्तों घी खाते हैं उसमें जो हाइड्रोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी गैस की मदद से जो है वनस्पति घी का निर्माण होता है। हाइड्रोजन, अब याद रखें, नाइट्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन कुछ नहीं, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिए क्लोरीन का प्रयोग जो है स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया प्रधानमंत्री के, संसद के, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के, ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से ये काम करते हैं। चलिए 75 नंबर देखिए। करा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों जब मौलिक अधिकार की बात करें, मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है, वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। तथा न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, ये तीनों जो है यहीं से लिए गए हैं। अब बात करें संघ का नारा, वो कनाडा से लिया गया। सोवियत संघ रूस से आप बताइएगा मौलिक कर्तव्य लिया गया। तथा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया। दोस्तों ये आप याद रखिए। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करें, ये दोस्तों सिक्किम जिसमें जो है ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत। सिक्किम वो जो दोस्तों राज्य है जहाँ ग्राम पंचायत और जिला पंचायत जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। साथ ही याद रखिएगा मणिपुर के बारे में आप जानते हो, जिसमें इस समय बहुत ही विकट स्थिति वहाँ चल रही है। तो मणिपुर जो है दोस्तों वहाँ भी यही व्यवस्था है, 2 स्तरीय व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। करा भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है। समान नागरिक संहिता, सहकारी समितियों, विधि के समक्ष समता। दोस्तों ये जो विधि के समक्ष समता है ये नहीं है, बाकी 1 और 2 दोनों है, याद रखिएगा। ये भाग 4 की बात कर रहा है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है, तो ये पहला दूसरा शामिल, बल्कि ये जो तीसरा है दोस्तों ये नहीं शामिल है। अनुच्छेद आपने 44 सुना होगा, भाग 4 43 भी और 44, इसी में दोस्तों समान नागरिक संहिता संबंधित जो है वो उपबंध है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 78। करा भारतीय संसद किससे बनती है। याद रखिए भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, गलत है, ये इसका ऑप्शन ये होगा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से जो है संसद बनती। तथा आप आर्टिकल याद रखिएगा 79, 80 और 81। तथा एक शब्द याद रखिएगा सरला। दोस्तों सरला शब्द आप याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि 79 अनुच्छेद में जो है वो संसद है, जो 80 अनुच्छेद है आपको 80 उसमें जो है आपका राज्यसभा है, तथा 81 में लोकसभा है। ये तीनों आप याद रखिएगा, सरला करके 79 से शुरू करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है। मतलब राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की जो शक्ति है, पूछ रहा कौन सा अनुच्छेद में। अनुच्छेद आप रखिए 200, ये 200 का नोट आप याद रखिए, अनुच्छेद 200 याद रखिए कि राज्यपाल के पास शक्ति है कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। देखिए नगर पालिका की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन द्वारा आया था। तथा आपसे पूछता है पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वां संविधान संशोधन से आया था। आपसे बड़े पंचायती राज की जब बात करें तो वो भाग 9 और अनुसूची 11 में है। और इसमें जो विषय है दोस्तों वो 2 और 9 यानी 29 है। तथा जब आप 9 को 2 में ऐड करेंगे तो वो 11 हो जाता है, और 11 से आप अनुसूची 11 याद रखिएगा। अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन जिसमें 29 विषय है। तथा ये जो नगर पालिका की बात कर रहा है उसमें 18 विषय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। 81 कह रहा है भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। दोस्तों ये जो निर्वाचित संसद है ये 1952 में आई। चलिए नेक्स्ट कूट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा कौन सा कथन सही है, तो आपको ये बताना है। पहला कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला है राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की जो योग्यता रखता था, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों ये थर्ड नंबर तो बिल्कुल सही है। साथ ही याद रखिए आपका ये जो फर्स्ट नंबर है ये भी सही है। अब बात करते हैं 2 तो ये गलत है, यानी इसका आंसर होगा 1 और 3। तथा राष्ट्रपति के अध्यादेश के अगर बारे में बात करें दोस्तों आप याद रखिएगा वो 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। उसका पद जो है वो 52 में होता है, और शपथ जो है आर्टिकल 60 के तहत लेता है, महाभियोग आर्टिकल 61 लगता है, तथा क्षमादान वो आर्टिकल 72 के तहत करता है। इन सभी पॉइंट्स का याद रखिएगा, ये पूछे गए पॉइंट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 83 देखिए। 83 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना
ये किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है। ये कहता है दोस्तों कि ये झंडा फहराना हम लोग का मौलिक अधिकार है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए 84 नंबर देखिए। 84 का किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तथा साथ ही याद रखिए जब बात दिल्ली की करता है तो वहाँ पे 10% है, ये अधिक नहीं हो सकती। ये कौन से संविधान संशोधन है? तो दोस्तों ये 91वां संविधान संशोधन है, 91। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग 85 की ओर बढ़ते हैं। करा संविधान सभा में प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? दोस्तों प्रारूप समिति में 7 सदस्य तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी आप ध्यान रखिए। तथा इन 7 सदस्यों के बारे में पूछा जाता है। तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप नाम खुद ही छाट लेंगे। इसका जो ट्रिक है दोस्तों प्रारूप समिति सदस्यों की, ये है कि अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, ध्यान से सुनिए। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। साथ ही याद रखिए अंबेडकर से अंबेडकर हो गए, आय से आपका NG अयंगर नाम के एक व्यक्ति थे, मित्र से आपका BL मित्रा हैं तथा मुंशी से KM मुंशी और कृष्णा से आपका कृष्णा स्वामी अयंगर तथा साथ से सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और बात करें खेत की तो आपने नाम सुना होगा DP खेतान की। तो आप ये ट्रिक याद रखिए, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। और ये 7 में से नाम आपसे पूछा जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 117, अनुच्छेद दोस्तों 117 के तहत ये बात कही गई है। बात करें एक अनुच्छेद 110 की दोस्तों, तो आपसे धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 तथा जो राष्ट्रीय वित्तीय विवरण अर्थात बजट की बात है वो अनुच्छेद 112 में है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 87 कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कह रहा है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची में 18, अभी आपसे बात की जो 11वीं अनुसूची यानी 9 2 11 यानी 29 विषय, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 होता है। तो आप विषय याद रखिएगा, इसमें 29 है, 9 2 यानी 2 9 यानी 11। अगला बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया था। पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो गलत कथन ही आपसे पूछ रहा था, तो यही ऑप्शन जब आपका गलत हो जाएगा यानी 18 नहीं 29 विषय, तो बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग 88 की ओर बढ़ते हैं। 88 कह रहा निम्नलिखित में से किस इस्पात यंत्र की जो स्थापना है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये दोस्तों होगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जो विशाखापट्टनम में। आपने नाम सुना होगा राजभीरू दुबे वाली ट्रिक आपको भी याद होगी, राजभीरू दुबे। ये दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन तीनों को बनाया गया था। ये र से राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भी से भिलाई रूस की सहायता से, दू से दुर्गापुरा ब्रिटेन की सहायता से। तो जब आपसे थर्ड पंचवर्षीय योजना में पूछे तो आप याद रखिएगा बोकारो, जो रूस की स्थापना से बनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। कह भारत के राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आप CSO का नाम सुने होंगे, इनके द्वारा की जाती है। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला है केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य क्या रखा गया है? दोस्तों जो कृषि ऋण है वो 20 लाख करोड़ रुपए है, 20 लाख करोड़ रुपए ये कृषि जो है ऋण है। 92 देखिए करा माउंट कोयोबो वे कहाँ स्थित है? माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो दोस्तों ये दक्षिण अंडमान साउथ अंडमान में स्थित है, माउंट कोयोबो। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित नहीं है? मतलब आपसे इसको बताना राजस्थान में इसमें से क्या नहीं है। दोस्तों आपने दूध सागर जो सुना होगा, दूध सागर आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, जो ट्रेन में जो है दोस्तों शाहरुख खान दीपिका पादुकोण जाते हैं तो एक आपको जो है झरना दिखता है, वो दूध सागर झरना ही है जो गोवा में पड़ता है, न कि राजस्थान में। बाकी आप ध्यान रखिएगा, यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 करा कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र की एक योजना है दोस्तों। अगला जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? अब देखिए जवाई सुकरी बहुत कम ही नाम आप सुने होंगे, या फिर आप अगर बिहार के होंगे या फिर क्या कहते हैं जवाई सुकरी, ये किसकी सहायक नदी है? दोस्तों आपने भी एक जो है लूनी आपने सुना होगा, लूनी भारत की जो एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी, उसी की जो सहायक नदी है दोस्तों ये जवाई और सुकरी है। तो आप लूनी याद रखिएगा। अगला है कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर कोचीन दोस्तों आपने पाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट,
ये जो है आपने सुना होगा, तो इसमें जो ये पाल घाट है वो कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ती है। कोयम्बटूर के को दोस्तों के पी से आप याद रखिएगा, कोयम्बटूर को कोचीन से पाल घाट जोड़ती है। तथा देखिए अब एक है आपका थाल घाट। आप ऐसे याद रखिएगा कि दोस्तों जब भी खाने के लिए हमको थाली मिलती है तो हम लोग थाली के लिए मना नहीं करते, अर्थात आप याद रखिएगा मना से, थाली के लिए मना नहीं करते। मना से आप याद रखिएगा नासिक और महाराष्ट्र। आप बताइए मना का क्या मतलब हुआ? थाल घाट। नासिक से मुंबई दोस्तों, नासिक से मुंबई के लिए जो है ये थाल घाट चलती है। म से मुंबई हो जाएगा, न से नासिक, उसके बीच में थाल घाट ये दर्रा है। 97 देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो आपने हम्बोल्ट एक प्रशांत महासागर की धारा है दोस्तों जो बहुत ही ठंडी जलधारा है, तो आप हम्बोल्ट को याद रखिए, हम्बोल्ट। अगला, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? वनों का देश मतलब वहाँ पे वनों की संख्या बहुत ज़्यादा वन हो गई इसलिए ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ये कांगो गणराज्य यानी कांगो देश है, आप याद रखिए, इसे इससे नाम से संबोधित किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण नहीं, आपको पता होगा हिमालय हुआ, आल्प्स हुआ, यूराल, राकीज, इंडीज, ये आदि दोस्तों वलित पर्वत के उदाहरण है। तथा बात करें पारसनाथ की, ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। चलिए आइए जीके का लास्ट क्वेश्चन, जीएस का जो है 100 नंबर का हम लोग देखते हैं। यह कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? विशिष्ट गुण होता है कि उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना ही उस ग्रह का विशिष्ट गुण है। दोस्तों ये बुध ग्रह आपने सुना होगा, जो सबसे कम समय में जो सूर्य का चक्कर लगाता है तथा सूर्य के सबसे पास होता है, यही है जिसका दोस्तों विशिष्ट गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र इसमें है। चलिए अब हम लोग दोस्तों मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, उतना समय हम सॉल्व तो इसको नहीं करा पाएंगे, लेकिन इसका आंसर आपको बता देंगे, जिससे आप इसको सॉल्व करिए और आंसर मैच कराइए। तथा साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हुए। चलिए 101 नंबर है ये दोस्तों, चुनाव मतगणना वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 18,500 आएगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको करने का दोस्तों बहुत एक सरल तरीका है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 80% ने अपने वोट डाले, तो मतलब डाले कितने नहीं, आप 20% कह सकते हैं। ऐसे अगर नहीं डालने पर आप निकालेंगे तो ऐसे कर लीजिएगा, डालने पर निकालेंगे तो आपको 80% रखना पड़ेगा। अगला कि 5% अवैध घोषित हुआ, यानी जो वैध वेट थे दोस्तों वो थे 95%, तो आप इसको ऐसे याद रखिए 95, यानी अगर अंत में है कि उम्मीदवार को इतना वोट मिला तो कुल वैध वोटों का 75% था। चुनाव में कितने मतदाता जो हो नामांकित हैं, तो आप जब इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आप याद रखिए, अब मान लीजिए x मतदाता थे, अब बात करें 80% वोट पड़ा है तो आप 80/100 कर लीजिए। याद रखिए 5% कह रहा है कि वो अवैध, यानी जो सही वैध थे वो 95% थे, 95/100 कर लीजिए। साथ ही कह रहा है कि जो जीता दोस्तों कुल वैध वोटों को 75% था, तो आप यहाँ पे 75/100 करके इक्वल टू में 10,000 जो है 545 रख देंगे, तो आपका सही आंसर यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 102 देखिए। 102 की मूलधन ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, बहुत ही टफ नहीं होता है, तो इसका आंसर 8% आएगा। अगला, एक परिवार का औसत आयु इतना है, यदि अतिथि को शामिल किया जाए तो इतना बढ़ जाता है। तो जब आप चार, ये देखिए सबसे पहले आप टोटल निकाल लीजिएगा, इसका फॉर्मूला A×N बराबर टोटल, A×N बराबर टोटल, यानी एवरेज आप इधर रखिए, नंबर इधर रखिए, यानी 4 सदस्य आपको नंबर में रखना होगा, औसत आयु 32, इनका टोटल आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद कर अतिरिक्त शामिल किया, औसत इतना बढ़ जाती है। जब इसको आप करेंगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन से ये हो जाएगा, ये इसका 52 आंसर आएगा। इसी तरीके से आपको करना है। चलिए 104 नंबर देखिए, कह रहा मिश्रण का क्वेश्चन है, जो इसका सही आंसर वो 10 किलोग्राम आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ट्राई करिए। 105 नंबर पर आइए देखते हैं। 105 नंबर, इसको आप सॉल्व करिएगा, इसका जो सही आंसर वो है 2660। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर का। ये कह रहा है एक नाव स्थिर पानी में इतना इतना, ये नाव तो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, 5.5 घंटा इसका आंसर आएगा। 107 नंबर देखिए, 107 कह रहा है कि मान लीजिए एक छोटी छोटी संख्या है, इसको इतना इतना विभाजित, x पूर्ण वर्ग भी है, जब x को इससे विभाजित किया शेषफल कितना है। आप अब इसको दोस्तों ऑप्शन से करिएगा, आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। 33 इसका आंसर है। अगला है कि ये क्वेश्चन ध्यान देखिए कि सुलेखा एक वस्तु को इतने में बेचती है, उसे कुछ लाभ होता है, इतने में बेचने पर हानि होता है, लाभ हानि दुगने के बराबर है, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखिए ये जब आप दोस्तों क्वेश्चन करेंगे तो आप 870 में से CP घटाइए, क्योंकि लाभ दोस्तों तभी होता है जब SP माइनस क्रय मूल्य होता है। अब बात करें नेक्स्ट की, कह रहा है दुगुना इससे घाटा, घाटा तब होता है जब क्रय मूल्य से दोस्तों विक्रय मूल्य जो है छोटा होता है। यानी आप एक जो है ये देखिए 870 माइनस CP कर दीजिएगा, इससे आपको लाभ हो जाएगा। अगला है कि हानि होता है दुगुना, तो आप इसको जो है CP माइनस 450, इस समीकरण को दोस्तों सॉल्व करेंगे, आपको CP की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद लाभ 15% निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, 590 में 115/100 कर देंगे, तो इसका आंसर 678.50 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। करा छोटी छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्णक बनाने के लिए जोड़ा जाता है, ये 25 इसका आंसर, ये भी आप ऑप्शन से करिएगा। अगला है
कि वृत्त आलेख दिया गया है, कह रहा है दुकान की पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है, तो क्वेश्चन निकालना। ये बहुत ही सरल परसेंटेज टाइप का बहुत सरल क्वेश्चन होता है, आप कर लेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर आएगा 1340। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ये दोस्तों 110 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 देखेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जान लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। इसका 30 इसका आंसर है। और नेक्स्ट है कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करना हो तो आपको हम बस मात्र दो पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले जब भी आपको मेल पर्सन की बात करेगा तो आप उसको ट्रायंगल में रखिए, तथा जब भी फीमेल की बात करेगा आप उसको सर्कल में रखिए। देखिए आपके जितने भी ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, एक तो इससे हो जाएंगे, आप जो ये प्लस माइनस लगाते हैं उससे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। यानी मेल को आपको ट्रायंगल से दर्शाना है, फीमेल को अब जिसका नाम मेल वाला हो बीच में रख दीजिए, फीमेल वालों का इसके साथ ही। याद रखिए जब भी नेक्स्ट अगली पीढ़ी की ओर हम ऊपर वाली पीढ़ी बढ़ेंगे, यानी जैसे मान लीजिए आप बेटे हैं आपके पिता, तो आप इससे दर्शाइए, पिता को यहाँ रखिए, अब बेटा जो है वो यहाँ पे रहेगा, और पुरुष पुरुष। अब कह रहा है इससे ऐसे बहन कहेगा तो दोस्तों आप साइड में बहन ऐसे लगा दीजिए, तब बहन को तो आप सर्कल से ही करेंगे। लेकिन अगर कहे पापा की बहन तो यानी आप ऐसे लगाइए। और जब भी एक मैरिड की बात करें यानी आपकी मम्मी, तो दोस्तों आप डबल बॉन्ड जहाँ पे लगाएंगे समझिए वो मैरिड है, यानी विवाहित। विवाहित दर्शाने के लिए आप डबल बॉन्ड लगा लीजिए, भाई बहन के लिए सिंगल बॉन्ड, तथा पीढ़ी दर्शाने के लिए ऊपर जाइए। देखिए आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। इसका जो 112 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका माँ इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है यदि कलम मेज, मेज पंखा है, पंखा कुर्सी है, कुर्सी छत है, तो आदमी किस पर बैठेगा? आदमी बैठेगा दोस्तों किस पे? कुर्सी पर। और कुर्सी को क्या कह रहा है? कुर्सी को कहा जा रहा है छत। तो आप बताइए क्या इसका आंसर छत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 114 नंबर पासा का क्वेश्चन है, कह रहा है एक वाले विपरीत फलक पर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये दो दो इसमें कॉमन है दोस्तों, और चार चार कॉमन है, तो एक के डायरेक्ट इसका आंसर 3 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप देखेंगे, चार दो इसमें कॉमन, दो दो कॉमन डाइस है, तो एक के अपोजिट में आपका 3 हो जाएगा। बहुत सरल होता है। 115 नंबर कह रहा है ये पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें जब आप -909 909 909 घटाएंगे तो आपको 45 23 यहाँ पे मिलेगा। 45 23 ऑप्शन डी। चलिए 116 नंबर देखिए, कह रहा है विषम ज्ञात कीजिए। टमाटर गाजर आलू प्याज, टमाटर गाजर आलू प्याज, आपको इसमें विषम बताना है। तो ये टमाटर दोस्तों जो है ये विषम है, क्योंकि गाजर आलू और जो प्याज है तीनों दोस्तों ज़मीन के अंदर उगते हैं। चलिए 117 नंबर अगला है कि ग्रेनेड जो है बंदूक, ग्रेनेड और बंदूक का जो संबंध है वही संबंध आपको शीर्ष और मस्तिष्क में होता है, शीर्ष और मस्तिष्क में। अगला कथन वाला क्वेश्चन है कि सभी पानी वर्षा है, कोई वर्षा शुद्ध नहीं, सभी। ये आप जब इसको गोला गोला बना के करेंगे तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आप देखिए। चलिए क्वेश्चन को बता ही देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जैसे कहा है आपको वैसे ही करना। कह रहा सभी पानी वर्षा है, अगर आप इसको आप पानी मान लीजिए, कह रहा सभी पानी जो है दोस्तों वो वर्षा है। अगला कह रहा है कि कोई वर्षा शुद्ध नहीं है, कोई वर्षा जो है वो शुद्ध नहीं है, अर्थात आप शुद्ध ये जो है कोई वर्षा नहीं तो उसको आप अलग रखिए कि कोई वर्षा शुद्ध नहीं तो बिल्कुल अलग होगा। और कह रहा सभी शुद्ध जो है वो सूर्य है, यानी ये शुद्ध है। और सभी बात करें तो ये बीच में आ जाएगा, और आपका ये सन फॉर सूर्य याद रखिए, ये इसका पैटर्न बनेगा। अब पूछ रहा है कि निष्कर्ष निकल रहा है, कह रहा कोई पानी शुद्ध नहीं है, तो पानी यहाँ पे है शुद्ध वहाँ पे, तो बिल्कुल इनका संबंध एक दूसरे से नहीं बन रहा है। अगला है कि कुछ वर्षा पानी है, तो कुछ वर्षा पानी है, तो ये बात आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है कि कुछ वर्षा जो है पानी है। अब बात करें अनुसरण 1 और 2, पहला अनुसरण कि कोई पानी शुद्ध नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी यहाँ पे है शुद्ध वहाँ पे है, तो अनुसरण तो ये कर ही रहा है ना कि कोई पानी शुद्ध नहीं है। अगला है कुछ वर्षा पानी है, तो ये देखिए कुछ वर्षा पानी एक दूसरे में ये है कि नहीं समाये हुए, तो ये भी, यानी अनुसरण 1 2 दोनों सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है ऐसे चलना पड़ेगा, जैसे देखिए इसमें जे की कोडिंग 04 दी है ना, तो आप खोजिए इसमें जे कहाँ है। देखिए जे यहाँ पे है या नहीं है, तो इसमें आपको देखिए ऊपर देखिए ऐसे चलना होगा, फिर ऐसे, फिर यही जो वैल्यू बनेगी वो निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर हम आपसे करें बी की वैल्यू बताइए तो वो 01 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले। इसी तरीके से जे की देखिए 04, यानी यहाँ से यहाँ चला है फिर ऊपर, तो 04 मिल गया, तथा 42, यानी एक जे इसमें और है जिसकी वैल्यू 42 है। तो आइए देखते हैं वो कहाँ है। दोस्तों ये रहा आपका 42 वाला, यानी जे देखिए नीचे वाले में होगा, तब मतलब 42 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। वो हम कैसे चलेंगे आप बताइए? जे आपको कहीं दिख रहा है इसमें? चलिए नीचे वाले में देखते हैं जे आपका कहाँ है। TN जे की वैल्यू 42 दिया, किसी उदाहरण के लिए जे को 04 42 आदि द्वारा दर्शाया गया है। तो 42 जाने के लिए आप याद रखिए कि मतलब ऐसे चलने पर 4 आ जाएगा और इधर चलने पर 2 आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों,
ये जो यहाँ पे आई बना है दोस्तों वो गलत है, यहाँ पे जे होना चाहिए। ये इसको जो है इसमें एक एरर हो गया, ये जे होता तो आप देखिए इधर चलते फिर इधर, यानी 42 इसकी वैल्यू होती। देखिए एक क्वेश्चन की वजह से अगर बताया नहीं होता आपका सारा आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते कि उसको कैसे करना है। अब आप इसको राइट को पूछ रहा है तो देखिए राइट आपको यहाँ भी दिख रहा है आर, इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। और आपको कहीं इसमें आर दिख रहा है दोस्तों, ये भी आर है, यानी 41, 11 और 41 आर की वैल्यू है। तो देखिए ऑप्शन में 11 41 से ये देखिए दो ऑप्शन शुरू हो रहा है ना दोस्तों, 41 41, तो इसी दोनों ऑप्शन में से एक सही होगा। तो जब आप इसको ऐसे करके इसको ध्यान से देखते हुए आप राइट के लिए जब निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा डी नंबर, यानी 41 22 30 21 44। आप इसको सॉल्व करिए, फ्री का नंबर है आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है जो आपको बताए हैं, कथन और निष्कर्ष वाला। कह रहा सभी पौधे फूल है, सभी फूल फल है, जैसे आप कह रहे हैं आपको वैसे ही बनाना है। कह रहा देखिए सभी पौधे फूल है ना, अगर आप यहाँ पे पौधा बना देंगे तो ये सभी पौधों को फूल कह रहा है, यानी ये सभी पौधे क्या हो जाएंगे, फूल। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सभी फूल फल हैं, यानी ये जो सभी फूल हैं फल हैं, तो ये भी फूल, ये फल के अंदर ही आएगा। सभी फूल क्या हैं दोस्तों, फल हैं। अगला है कि कुछ फल प्रकाश हैं, तो कुछ फल को जो है प्रकाश कहा गया है। जरूरी नहीं है कि ये जो आप फूल और ये भी है ये भी प्रकाश होगा, ये ऑप्शन हो गया। अब ये क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कोई फूल प्रकाश नहीं है, कुछ फूल प्रकाश है, यानी कोई फूल प्रकाश नहीं है, तो ये आपका फूल हो जाएगा। तो कह रहा कोई फूल प्रकाश नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। कह रहा कुछ फूल प्रकाश है, कुछ फूल प्रकाश है, इसी मतलब दोनों में दोस्तों क्या आप कह सकते हैं केवल एक ही अनुसरण कर रहा है, इसलिए कि कह रहा कोई फूल प्रकाश नहीं है। तो फूल आप देखिए कहाँ पे, ये फूल है और ये प्रकाश है, दोनों अनुसरण नहीं कर रहा है ना, तो कोई फूल प्रकाश नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही, यानी केवल एक अनुसरण करता है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग का समाप्त होता है। और आपसे जैसा कि मैंने बताया कि बहुत जल्द 5 ऑप्शन का एक प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। और आपसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि प्रैक्टिस सेट दोस्तों इस समय आप जो भी पढ़ाई करें उसको करते रहिए, अपनी पढ़ाई समेटिए, कोई मतलब नहीं है आपका बहुत ज़्यादा पढ़ने से। ये बहुत सारे अनुभव के आधार पे ही दोस्तों ये बात हम बोल रहे हैं। आप पढ़ते रह जाएंगे, जो पढ़ाई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप जो है दिमाग को शांत रखिए, थोड़ा सोचिए, मेडिटेट करिए कि क्या गलत है क्या सही है। जब आप दोस्तों थोड़ा अपने आप को 10 मिनट देंगे, जब आप ये वो 10 मिनट होना चाहिए जबकि आपके पास न फ़ोन हो न कुछ है न कुछ है, बस आप उठिए और शांति से बैठ के सोचिए कि अक्सर पीछे आपने क्या किया है और आज आप क्या कर रहे हैं। तो पीछे आपका अभी तक कहीं नहीं हुआ अगर सिलेक्शन, इसका मतलब है जो पिछले आपने किया वो गलत किया है। तो पढ़ाई अब आप बिल्कुल, मेरा कहना थोड़ा सा अगर आपको सही लगे तो मानिए, हमें नहीं करे छोड़िए पढ़ाई। अब बस आप रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप ही याद रखिए, अगर घर में आप देखिए आप रोटी बनाएंगे नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपकी मम्मी रोटी या कोई बहन बनाएगी वो बहुत ही आसानी से बना लेगी, क्योंकि वो उस काम को बहुत दिनों से कर रही है। तथा साथ ही आप प्रैक्टिस के बारे में आपको हम क्या ही होता है, आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किसी का नाम सुन लीजिए, वो लोग दोस्तों मात्र प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही बेटर बने हैं। तो आप प्रैक्टिस दीजिए, खुद से दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप यहीं मेरा ही प्रैक्टिस सेट देखिए, आप खुद से प्रैक्टिस सेट कहीं आपके पास जो पब्लिकेशन की पुस्तक है उससे प्रैक्टिस सेट दीजिए। और आप जो है डिटेल के साथ देखिए, आप लगभग 40 मिनट में मैं कराने का जो दोस्तों प्रयास करता हूँ कि 40 मिनट में आपको डिटेल के साथ 120 क्वेश्चन हो जाएँ। तो देखते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम ज़्यादा आपसे नहीं कहेंगे, समय आपका इंपॉर्टेंट है, आप बाकी समझदार भी हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल करते रहिए, रिवीजन करिए और देखिए क्या गलत सही है। साथ ही प्रैक्टिस सेट कम से कम 1 नहीं तो 2 तो आप जो है बिल्कुल दीजिए। और बहुत जल्द आपको 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आएंगे। अभी जो उद्देश्य ये है कि एडिटोरिया को जो बहुत ही जल्द से जो है दोस्तों ख़त्म करें, ताकि अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू कर सकें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप जो है आप पढ़ लीजिएगा और अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आगे क्या कराना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चलिए इसी के साथ जो है दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और जो है आप अपने ऊपर विश्वास बना के पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।